नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में आज हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का ये सिलसिला। मध्य प्रदेश सरकार एक के बाद एक सख्त कानून ला रही है। लव जिहाद रोकने, धर्मांतरण विरोधी कानून हो या फिर भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति जब्त करने का, और अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर दंगे और हड़ताल में शामिल सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए भी नया कानून बनाया जा रहा है, जिसमें उनसे ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। उतना ही नहीं, खनिज माफिया पर भी शिकंजा कसने के लिए खनिज नीति में बदलाव की तैयारी है। अब अवैध रेत परिवहन करते पकड़े जाने वाले वाहनों को पहली बार की कार्रवाई में ही राजसात किया जाएगा। अभी तक कोई वाहन तीसरी बार पकड़ा जाता है तब उसे राजसात किए जाने का प्रावधान था, लेकिन नए ड्राफ्ट में पहली बार में पकड़े जाने पर सीधे राजसात की कार्रवाई का प्रावधान किया जा रहा है। इसे भी जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। तो इसी खबर को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। ब्रजेश जी, कैसे देखें इन कानूनों को? देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार कानून सख्त से सख्त बनाने की कोशिश कर रही है। उसकी मंशा है कि जो माफिया है उस पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। आप देखिए कि चाहे बच्चियों के साथ रेप के मामले हों, फांसी का प्रावधान है, बाकायदा फांसी हुई भी है, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति, एक भी आरोपी जो सिद्ध हो चुका है उसको फांसी नहीं हुई। हमने देखा कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार बाकायदा कानून लेकर आई, लेकिन जोशी दंपत्ति के अलावा ऐसा कोई भी नाम आपके सामने संज्ञान में नहीं होगा जिनकी संपत्ति को राजसात किया गया। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि धर्मांतरण का कानून बना। हमने सोचा कि इसके बाद धर्मांतरण पर अंकुश लगेगा, लेकिन आए दिन मध्य प्रदेश के किसी न किसी कोने से खबर आती है कि धर्मांतरण का मामला चल रहा है, स्कूलों में चल रहा है। तो आपने कानून बना दिया है, निश्चित तौर पर आपकी मंशा सही है कि कानून से आप लगाम लगाएंगे, लेकिन लगेगी कब? जब आपके नीचे का जो ब्यूरोक्रेसी है, जो काम करने वाले जो एजेंसियां हैं, आपकी प्रशासनिक तंत्र है, पुलिस तंत्र है, उस पर भी आपको लगाम कसना पड़ेगी, तब कहीं जाकर ये कानून का असर दिखेगा। हम देखते हैं कि राजसात का प्रावधान है अवैध रेत उत्खनन में, अवैध रेत परिवहन में, लेकिन मध्य प्रदेश में कितने वाहन राजसात होती है? बिल्कुल। लगातार एक बार, दो बार, तीन बार पकड़ाने का प्रावधान था कि यदि ऐसे पकड़ाएंगे तो राजसात होंगे, लेकिन होते नहीं है। तो उसके लिए भी एक निगरानी तंत्र बनाने की जरूरत है। वो ये देखे कि क्यों छोड़ा गया है, यदि उस कानून के दायरे में उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन होता उल्टा ना, हम देखते हैं कि भोपाल में अवैध खदान चल रही है, खनिज अधिकारी का ट्रांसफर आप सतना कर देते हैं, जो कि एक मलाईदार पोस्टिंग मानी जाती है। हम देखते हैं कि 20-50 वाला जो फार्मूला था, सारे आईपीएस को क्लीन चिट दे दी, जबकि कितने सारे अधिकारी हमने देखा जिनके खिलाफ जांच चल रही है, विभागीय जांच चल रही है, जिनको सस्पेंड सरकार ने किया और सस्पेंड उनको अवधि बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वो उनको 20-50 के दायरे में आप लाते नहीं हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा ही तो है कि आपको नीचे वाला जो अमला है, विभाग है, इनको भी टाइट करना पड़ेगा। कानून बना के सरकार का काम है कि कानून बनाना, और सरकार का ही दायित्व है कि जो एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी तय करके उनसे क्रियान्वयन कराना। तो आपने जो उदाहरण दिए हैं कि जब एक डीजीपी मध्य प्रदेश का ये चाहता है कि 45 दिन में जो भी विभागीय जांच है उनका निराकरण हो जाए, उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन वो संदेश क्या दे रहा है? वही डिपार्टमेंट, वही गृह विभाग क्या संदेश दे रहा है? जब उसके एक स्पेशल डीजी की आप इतने 1.5 साल में जांच नहीं कर पाए, तो आप क्या संदेश देना चाह रहा हो उसको? आपको या तो आपको क्लीन चिट देना है तो क्लीन चिट दीजिए, जांच का जो भी तथ्य है, जो भी उन पर कार्रवाई कर सकते हो आप कार्रवाई कीजिए। नहीं तो जो आपने कहा है कि 20-50 का फार्मूला है, आपको लगता है कि वो ड्यूटी करने लायक नहीं है, कर्तव्य निर्वहन के लिए ठीक नहीं है, यदि वो उस दायरे में आते हैं तो उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दीजिए। तो ये करें, जब तक आप जिम्मेदारी तय नहीं करोगे, जब तक उस कानून का डर उन लोगों में नहीं होगा। यदि आपने कानून बनाने जा रहा हो कि जो हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं या पत्थरबाजी करते हैं, वो यदि संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी, तो उनको उनसे ही वसूली की जाएगी। क्योंकि फिर दिक्कत ये आएगी, कई जगह राजनीतिक दल हम देखते हैं कि वो करते हैं प्रदर्शन, कई बार हमने देखा कि सत्तारूढ़ पार्टियां भी प्रदर्शन करती हैं। तो अगर ऐसे केस होंगे तो फिर वसूली कैसे होगी? निश्चित तौर पर आपको वहां पे अपनी इच्छा शक्ति दिखाना पड़ेगी, कोई भी हो।
यदि सरकारी हम देख रहे हैं सत्ता में जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल वालों की भी जिम्मेदारी है कि यदि वहाँ भी यदि इस तरह के कोई गदर होता है तो हम देखते हैं कि प्रदर्शन किए जाते हैं, उसमें भी इस तरह से पथराव कर दिया जाता है, सरकारी संपत्ति सरकारी गाड़ियों का वो किया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं। इस तरह की घटनाओं पर भी आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा जिस तरह आप कहते हो कि माफिया पे के घर पे बिल्डोजर चलाएंगे, तो आप उसको किसी भी चश्मे से मत देखिए, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो चाहे अन्य बाहर का आदमी हो, आप उसको वैसे ही कार्रवाई कीजिए और उतनी छूट दीजिए। तो मुझे लगता है कानून का जो खौफ होना चाहिए, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए, आम लोगों में नहीं, तो कानून का खौफ जब होगा जब उस पर कार्रवाई होंगी उस तरह से, तो ये जिम्मेदारी तय करने के बाद निश्चित तौर पर जो कानून बना रहे हो आप उसका अमल होगा बेहतर तरीके से, तो लोगों में भी ये विश्वास होगा कि कानून है। अभी ये कहा जाने लगता है कि कानून लोगों को देखकर, वीआईपी को देखकर, चश्मा ऐसा कानून का है कि बड़े लोगों को छोड़ देता है, नीचे वालों पे कार्रवाई करता है, तो उसका हश्र भी ऐसा ना हो। इसलिए उम्मीद तो यही कर सकते हैं कानून बेहतर बना है और सरकार चाहेगी तो इसका क्रियान्वयन भी तेजी से होगा। जो रेत माफिया के लिए कानून लेकर आ रहे हैं उसमें भी इस तरह के प्रावधान हैं, तो अब उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कलेक्टर ने राजसात किया कि नहीं, क्योंकि आज भी वो पावर, यदि हम इंदौर भोपाल की बात करें तो वो पावर आज भी जिला प्रशासन के पास है, तो उनका क्रियान्वयन यदि पहले से ही हो रहा होता। जिन जगह पे ये घटना हम देखते हैं कि चाहे होशंगाबाद की बात करें या मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके ग्वालियर चंबल, वहाँ इस प्रकार के ज़्यादा मामले आते हैं जी, तो वहाँ आपको अगर सख्ती करेंगे तो इंदौर भोपाल में तो तब की बात है कि अगर आप मान लीजिए बुधनी से अवैध रेत लेके आ रहे हैं जी, तो आप 2 जिलों को क्रॉस करते हुए भोपाल में घुसते हैं तो उसके पहले ही कार्रवाई हो जाना चाहिए। निश्चित तौर पर यही जिम्मेदारी जब आप तय कर दोगे कि यदि होशंगाबाद से निकला है भोपाल तक आ गए तो वहां पहले जो क्यों कार्रवाई नहीं हुई, जब भोपाल में आदि पकड़ा है तो उस पर भी जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी, उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी, तो निश्चित तौर पर कानून का राज स्थापित होता हम देख सकेंगे। बिल्कुल, चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम तो लागू हो गया, इसमें अफसर भी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अमला जस के तस है। अब आलम यह है कि अफसर और ऑफिस बढ़ने के कारण बाबू से लेकर कार्यालयीन स्टाफ तक में इजाफा हो रहा है। इसकी पूर्ति थानों और पुलिस लाइन से की जा रही। इस वजह से पहले से निचले स्टाफ की कमी से जूझ रही पुलिस के सामने अमले की समस्या और बढ़ जाएगी। पहले ही निचले स्टाफ को लाख जतन के बाद वीकली ऑफ नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से और कमी होने से समस्या बढ़ने का डर सताने लगा। चूंकि बामुश्किल कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है, इस कारण पुलिस अफसर चाहकर भी उसकी परेशानी जग जाहिर नहीं कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह सिस्टम वर्किंग मोड में आ जाए, फिर धीरे धीरे कमियां भी दूर कर लेंगे। इस कारण सरकार से खर्चा तक नहीं मांगा जा रहा है और ना ही संसाधन, खुद पुलिस अपने स्तर पर व्यवस्था करने में जुटी है। दूसरी तरफ निचले अफसर अब भोपाल से पलायन करने के लिए जुगाड़ लगाने लगे। तो कमिश्नर सिस्टम की बड़ी बातें हो रही थी मनोज जी, हम देख रहे थे आईएएस लाबी नहीं चाहती थी कि कमिश्नर सिस्टम लागू हो, आईपीएस चाहते थे कि सिस्टम लागू हो जाए, लेकिन वो सिस्टम के कारण दिक्कतें जो आ रही हैं कि ना आपको सरकार ने कोई बजट दिया है, तो आप ऑफिस अपने हिसाब से बनवा रहे हैं, अपने बजट से बनवा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है कि अफसर आपने बढ़ा दिए तो उसके साथ बाबू भी चाहिए, आपको उसका पूरा स्टाफ भी चाहिए, तो ये कहाँ से लाएंगे? तो ये समस्या देखिए ब्रिजेश, 2 पहलू हैं। अगर सरकार इसकी पहले से तैयारी करती तो ये स्थिति नहीं बनती, लेकिन उसके लिए आपको लंबा समय चाहिए होता। लेकिन जब वो लंबा समय होता तो शायद आईएएस फिर कोई एक नया खुरपेच लगा देते और ये सिस्टम को पलीता लगा देते, ये सिस्टम लागू नहीं हो पाता। यह समस्या पुलिस के हम पहले देख रहे हैं। जब एसएसपी सिस्टम आया था तब आप देखिए कि पुलिस को हमेशा से हैंड चाहिए, लेकिन उसको हेड मिलते हैं कि सिर आपने बढ़ा दिया, हाथ नहीं बढ़ाए हैं। जब आप एक हेड बढ़ा देते हैं तो उसके लिए एक गनमैन चाहिए, उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए, उसके लिए अर्दली चाहिए, उसके लिए ऑफिस का स्टाफ चाहिए, उसके बंगले पर संतरी चाहिए, ऐसे 150 लोगों को। अब चूंकि आपका अतिरिक्त स्टाफ है नहीं, तो या तो आप पुलिस लाइन में या थानों से जो अतिरिक्त जो स्टाफ है जो पहले से कमी से जूझ रहे हैं, आप उनको बुला के अटैच कर लेते हैं। जब आप ये करेंगे तो आपका काम तो चलने लगेगा, लेकिन जो काम बेसिक आपको कराना निचले स्टाफ से, उसके बाद हैंड नहीं होता। तो हम कई बार देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस, चूंकि राजधानी में, अब आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है जी, तो कानून व्यवस्था के लिए अलग से अमला होने की बात की जाती, कमिश्नर अलग से अधिकारी रहेंगे, तो फिर वो अमला कहाँ से आएगा? कि यदि आपको दोनों चीजें हो रहा है, ये आप देखिए कि पहले भी ये कई सारे अफसरों ने, जब नंदन दुबे डीजीपी थे तब उन्होंने कहा था कि 2 तरह का स्टाफ होगा, एक इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा, एक लॉ एंड ऑर्डर का। लेकिन उसके बाद हमने देखा कितने दिन वो प्रयोग सक्सेस रहा, ज़्यादा दिन वो चला नहीं। हमने देखा पुलिस को वीकली आपकी बात की गई, कितने दिन वो चला प्रयोग, वो नहीं चल पाया। कई सारे अफसरों ने प्रयास किए, क्योंकि आप कोई एक सिस्टम बनाते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं। और जब हम देख रहे हैं कि जब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अमला रखेंगे
तो आपको फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें अगर लोग कम हैं या लाइन ऑर्डर की स्थिति आ गई, या मान लीजिए किसी एक थाने में हम देखते हैं कई अपराधों की संख्या एक पर्टिकुलर थाने में साल भर में 1000 से ज़्यादा होती है, बिल्कुल। किसी एक थाने में हम देखते हैं 300-400 होती है, कई थाने में हम देखते हैं वो स्टाफ ज़्यादा है, कई और जहाँ ज़रूरत है वहाँ कम होता है। तो आपको मैनेजमेंट ये- करने की जरूरत बिल्कुल, है। सबसे बड़ी चीज़ है मैनेजमेंट की। हम देखें ट्रैफिक के हाल देख लीजिए आप, कि आपने इतना बेहतरीन सिस्टम लगाया 45 करोड़ का, लेकिन आपको मैनुअल पुलिस थाने की जो है सड़कों पे खड़ी हुई है, आपके पास जब कैमरा है, जब आपको एक स्क्रीन पे सब दिख रहा है पूरे भोपाल के किस जगह पर आपको ट्रैफिक जैम दिख रहा है, तो आप उस फोर्स को वहाँ मूव कर दीजिए। लेकिन होता यह है कि उनका बीट सिस्टम उसको बाधा बन जाता है, कि जिस अधिकारी की बीट मान लीजिए हनुमानगंज से किसी पर्टिकुलर इलाके तक है, वो वहाँ स्टाफ ज़्यादा है, लेकिन किसी इलाके में स्टाफ कम है, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत है, तो आप उसको मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम आ जाएगा कि ये तो दूसरा थाना क्षेत्र आ गया या किसी और ट्रैफिक वाले की बीट आ गई है। तो ये जो छोटी छोटी समस्या आप देखिए, ये चौराहों पर स्पीकर लगे हैं, लाउड स्पीकर, तो आप अनाउंस कर सकते हैं सेंट्रल कमांड से कि आप भैया अगर आप एमपी नगर जा रहे हैं और ये ब्रिज पर जाम लगा है तो आप इस वैकल्पिक रास्ते से निकल जाइए। बारिश में आप देखिए, हम देखते हैं कि आप ये बता तो सकते हैं कि संसाधन है, फलानी, लेकिन उनका उसका उपयोग बेहतर तरीके से उपयोग नहीं कैसा होना चाहिए, उसके लिए जो तालमेल का अभाव है, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। तो मुझे लगता है जब कमिश्नर सिस्टम के बाद इस छोटी छोटी समस्याओं पर अगर सिस्टम की ओर से गौर किया जाएगा, तो ये जो संसाधन की कमी है वो अपनी जगह है, लेकिन आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है जी। आप उसका बेहतर उपयोग, हम देखते हैं यूनिपोल लगे हुए हैं, आप उस पर स्क्रीन पर क्यों नहीं मैसेज चलाते हैं कि भाई ये ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। हम देखते हैं कि रेलवे ने अंडरब्रिज बना रहा, अचानक से वो पुराना अंडरब्रिज जाम कर देता है, ट्रैफिक पुलिस को खबर नहीं होती है। हम देखते हैं कि अगर आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, वो कंपनी एक लूप जहां उतार रही है एमपी नगर थाने के सामने, वो रात में सड़क खोद देती है, ट्रैफिक पुलिस को पता नहीं, सुबह लोग जाते हैं जाम में फंस जाते हैं। तो ये जो सिस्टम बदलने से कोऑर्डिनेशन कुछ है, नहीं है, उनको कोऑर्डिनेशन भी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। सबसे बड़ा और महत्व है, ऐसी क्योंकि आप विशेषज्ञों देखिए की टीम भी एक रखना चाहिए जो जो तकनीकी तौर से खामियां दिख रही हैं या फिजिकल खामियां दिख रही हैं, उनको दूर करने के प्रयास किए जाएं। निश्चित तौर पर देखिए, आप हम देखते हैं पीटीआर आई है, तमाम जगह पुलिस सेमिनार कराती है, तो ट्रैफिक एक्सपर्ट भोपाल में ऐसा नहीं कि ट्रैफिक एक्सपर्ट की कमी है, कोई सारे रिटायर्ड अधिकारी हैं, या जो हम देखते हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो बाकी जो निर्माण एजेंसियों के अधिकारी रिटायर हो गए, आप उनकी सेवा ले लीजिए, आप उनके साथ बैठ के समझिए कि कैसे क्या परेशानी आ रही है। अब देखिए भोपाल के जो चौराहे हैं उनको सुधारने की बात हो रही है, लेकिन आप देखिए उस चौराहों के जो लेफ्ट टर्न है वो किसी के ठीक नहीं है, सिग्नल जहाँ लगे हैं उसकी सड़कें खुदी है, तो आदमी जब स्पीड में जाता है एक्सीडेंट करता है। ये छोटे छोटे जो खर्चे हैं बुनियादी, कि आप एक बार नगर निगम कमिश्नर के साथ बैठिए कि भाई आप सर्विस लेन पे क्यों आपने रेस्टोरेंट या होटल की परमिशन दे दी है, क्योंकि वहाँ आपको पता है जब कि उसके पास गाड़ी पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं है। आप गाड़ियों के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप इस बात की शक्ति दिखाइए कि जो शक्ति आप अगर एमपी नगर में दिखा रहे हैं वही आप न्यू मार्केट में भी दिखाइए, वही आप टीटी नगर में भी दिखाइए, बेरागढ़ में भी दिखाइए। हम देखते हैं कि जहाँ वीआईपी मूवमेंट होता है वहाँ हमने देखी, आप टीटी न्यू मार्केट में आप देख लीजिए, आपने वीआईपी पार्किंग शुरू कर दी कि सड़क पे गाड़ी खड़ी करिए, समस्या जो जैम है, कर दीजिए। ये सारी व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी। अमला कहाँ से लाओगे? क्या आपको अधिकारियों के घरों से निकालना पड़ेगा जहाँ एक्स्ट्रा है? देखिए आपको निश्चित तौर पुलिस पर मुख्यालय से कहीं निकालना आप पड़ेगा। बिल्कुल, आप देखिए कि आप जिस अधिकारी को 2 अर्दली की पात्रता, आप उसकी अब चेकिंग कराइए, उसके यहाँ 10 से 20 अर्दली मिल जाएंगे। कई सारे रिटायर्ड अधिकारियों का आप रिकॉर्ड खंगालिए, तो जो रिटायरमेंट के 2-2, 3-3, 5-5 साल हो गए, लेकिन उनके जो तो माता आपको लगता अफसर है थे, कि वही डिपार्टमेंट वो अपने ही अधिकारियों से वापस ले लेगा अमला? ये तो उनको करना ही पड़ेगा, किसी को तो पहल करना ही पड़ेगी, क्योंकि आप अमला कहाँ से लाएंगे? नई भर्ती आप कर नहीं रहे हैं, नई भर्ती जब आप कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात है कि आप जो पुलिस बल आपने लगा रखा था, जब आप प्राइवेट स्तर पे आप एक जो उनका ड्राइवर होता है, तो आप प्राइवेट ड्राइवर दे दीजिए, आप उनको 10,000 15,000 रुपये का खर्चा बांध दीजिए कि आपको प्राइवेट ड्राइवर देंगे, क्योंकि अगर आप 35-40 हज़ार ना कि ड्राइवर की जरूरत ही क्या है, नहीं, और अधिकारी अगर खुद है चलाए भी, गाड़ी। क्योंकि अगर 35-40 हज़ार का सिपाही आप ड्राइवरी में लगा रखा है आपने, बिल्कुल। एक कंप्यूटर ऑपरेटर आपने उनके घर लगा रखा है, जो गनमैन है तो हम देख रहे हैं 2-4 गनमैन उनके साथ रह रहे हैं, तो एक सिस्टम बनाइए कि कितने लोग पात्र रहेंगे और कितने लोगों को पात्रता नहीं है, उनसे आप वापस लीजिए। और ये सब दूर देखेंगे, आप अकेले पुलिस विभाग में नहीं है, हम देखेंगे नगर निगम के आप देख लीजिए तो उनका 30% अमला पुराने लोगों के सेवा तो चाकरी यदि में लगा कमिश्नर मिलेगा। सिस्टम को आपको सफल बनाना है तो आपको मैनेजमेंट करना होगा। बिल्कुल, आपको और अमले हर की हर व्यवस्था स्तर करना पर पड़ेगा, हर आपको स्तर पर मैनेजमेंट करना आपका होगा, जो काम है वो दिखना चाहिए पब्लिक में कि हाँ ये व्यवस्था में बदलाव आया है, और उसी कोऑर्डिनेशन अमले के करना साथ। होगा आपको कि आपके साथ आप ट्रैफिक का मैनेजमेंट। आप देखिए सड़क किनारे, आप देखिए कि हजारों वाहन भोपाल में सड़क किनारे धूल खाते खड़े हैं, तो आप नगर निगम कमिश्नर के साथ जाइए, आप देखिए सड़क किनारे हम देख रहे हैं कि जो जितनी रेत है गिट्टी है उसका कारोबार हो रहा है। तो जब आपने मलबा फेंकने पर रोक लगा रखी है, तो क्यों हाईवे किनारे रेत का खुलेआम कारोबार?
आप उसको तिरपाल से ढकवा दीजिए, आप सड़कों की सफाई करवा दें की व्यवस्था कर दीजिए, आप गड्ढे भरवा दीजिए। ये छोटे छोटे काम हैं जिससे एक्सीडेंट पे आप लगाम लगा सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट आप ठीक कर सकते हैं। और आपको जरूरत है तो आप प्रशासन से, सरकार से मांग कीजिए कि हमें इतना अमला चाहिए। ऐसा ना हो कि सिस्टम पर पूरा दोषारोपण हो जाए कि आपने सिस्टम तो दे दिया था लेकिन व्यवस्थाएं जस के तस हैं। बिल्कुल। तो व्यवस्थाएं बदलने के लिए उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन भी अब मांग भी करेगा और व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करेगा, जो उसकी कमियां हैं वो भी उजागर करेगा ताकि वो ठीक हो सके। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करीब से जानने वाले ब्यूरोक्रेट के लिए भी वे इन दिनों बदले बदले नजर आने लगे हैं। दरअसल सीएम पहले सख्त कम हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों उन्होंने अपने तेवर तीखे कर रखे हैं। इस कारण अफसरों की नींद उड़ी हुई है। काशी से मोदी मंत्री लेकर लौटने के बाद तो सीएम ने जिस तरह अफसरों और मंत्रियों की क्लास ली, उससे साफ संकेत है कि अब काम को महत्व दिया जाएगा। जो सरकार और सीएम की मंशा पर खरा उतरेगा वह रहेगा, और जो नहीं उतरेगा वो जाएगा। पहली बार विकासखंड स्तर तक अफसरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके बाद जो काम बेहतर नहीं करेगा उसे निपटा दिया जाएगा। तो इसी खबर को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रिजेश के साथ। कैसे देखें, क्योंकि हमने इस पहले भी जिक्र किया था जब मोदी मंत्र लेकर आए थे शिवराज जी, उसी रात उन्होंने बैठक बुलाई थी, टास्क दिया था। इस तरह की बैठकें हम देखते हैं लगातार होती रही है, लेकिन आपको लग रहा है इस बार कुछ नया होता दिखेगा? निश्चित तौर पर अभी तक जो बैठकें हो रही थी, या हम वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात करें, कलेक्टर कमिश्नर के कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो एक आला अफसरों तक अपन बात करते थे कि कलेक्टरों से कहा उन्होंने कि ये हमें चाहिए, जिलों में क्या किया जा रहा है बेहतर, उनकी समीक्षा होती थी। लेकिन इस बार हमने देखा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकासखंड स्तर पर जिम्मेदारी तय कीजिए। बिल्कुल। तो ये जो जिम्मेदारी की हम पहले भी बात कर रहे थे मनोज जी, यदि जिम्मेदारी तय हो जाएगी कि फला व्यक्ति की ये जिम्मेदारी इस विकास में क्या करना है, उसको विकासखंड में क्या करना है, कौन कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, तो मुझे लगता है कि ये जो फार्मूला है ये शायद ज़्यादा सटीक और कारगर होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति को पता होगा कि आपने को विकासखंड की जिम्मेदारी दी थी हमने, आपने क्या किया, ये काम थे, ये योजनाएं थी सरकार की, और इनका क्रियान्वयन किस स्तर पर है। तो जिम्मेदारी जब तय हो जाएगी विकासखंड से लेकर आप जिले स्तर तक, तो निश्चित तौर पर ये असर करेगा। और मुझे लगता है कि लेकिन पहले भी हमने देखा कि कलेक्टरों की जिम्मेदारी होती है या प्रशासन के बड़े अफसरों की, उसके बाद भी हमने देखा कई सारे कलेक्टर को हटाना पड़ा, उनका कामकाज का तरीका बेहतर नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की कि कलेक्टरों पर और भी शिकंजा कसा जाए ताकि वो नीचे तक सही से काम करा सके। लेकिन इस बीच हम देखते हैं फिर जब काम का प्रेशर होता है तो फिर हमने देखा कि ग्वालियर कलेक्टर का जो वीडियो आता है सामने कि मैं फांसी पर टांग दूंगा, तो शायद इस प्रकार के संदेश से भी हमको या आने वाले दिनों ऑडियो वीडियो और देखने को सुन सकते हैं। इससे पहले भी हमने ऑडियो वीडियो देखे हैं कि आपको शराब सस्ती मिलेगी, या आपको यहाँ छूट मिलेगी, या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देख के आपको शराब दी जाएगी। तो ये जो प्रेशर है, निश्चित तौर पर प्रेशर के कारण आप काम करने के लिए प्रेरित होते हो और नीचे वाले स्टाफ को भी मजबूर करते हो या उसको प्रेरित करते हो कि आप काम कीजिए। उसमें कुछ इस तरह की विसंगतियां भी आती हैं कि अति उत्साह में इस तरह के हथकंडे अपना लेते हैं अधिकारी। लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि सरकार का प्रेशर है आप पे, कि वैक्सीनेशन का प्रेशर है कि आपको करना है। तो आप जब निचले अमले को ये बता रहा हो, उसका तरीका दूसरा भी हो सकता था। जिस तरह से कम ही वीडियो, इस तरह के ऑडियो वीडियो हम देखते हैं सामने आते हैं, तो कुछ अधिकारियों को छोड़ दीजिए, उनके पास और कोई फार्मूला नहीं होगा और कुछ उन्हें सख्त तेवर दिखाने के लिए कुछ अंदाजा उनका चेंज नहीं होगा, तो इस तरह के सामने आ जाते हैं। लेकिन ये एक उदाहरण भी है जी कि सरकार क्या चाहती है आपसे, सरकार की मंशा क्या है। वैक्सीनेशन के लिए आप पर कितना प्रेशर है कि आप इस तरह से बात कर रहे हो कि आपको लटका दिया जाएगा, आप आपा खो रहे हो। एक इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में काम सही से किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सारे शहरों में हम देख रहे हैं छोटे, जो हम देखते हैं कि रतलाम की बात करें, इंदौर, भोपाल या बाकी शहरों से छोटा शहर है, लेकिन वहाँ वैक्सीनेशन का काम सबसे पहले पूरा हो गया। इंदौर की बात करें, भोपाल की, ओवरऑल मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या में जो देखते हैं मनोज जी कि जो अधिकारी हैं, जो कलेक्टर हमने आपको जिले में बना दिया, एसपी आपको जिले में बना दिया, तो आप माई बाप बन जाते हो उस जिले के। आपको दूसरे जिले में, यदि पड़ोसी जिले में बेहतर काम हो रहा है तो उसको अपनाने में क्या दिक्कत है? आपका ईगो कहाँ उसमें टकराव आता है? आप सीखिए ना। यदि वहां बेहतर व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो यदि ये जो ब्यूरोक्रेसी में ये बात आ जाएगी कि नहीं वो बेहतर कर रहे हैं, तो और कंपटीशन एक हो जाएगा एक दूसरे जिलों से, तो निश्चित तौर पर बेहतर काम कर पाएंगे। और इसमें किसी उसके लिए ये भी कर सकती है ना राज्य सरकार, एक मंथली एक मीटिंग हो, वर्चुअल हो, जिले के तमाम सारे कलेक्टर अधिकारी जुड़े और ओपन टू ऑल हो, कि जिसको जो सुझाव अच्छा लगता है वो अपना सुझाव दे
और अगर अच्छा लगता है आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दीजिए। अगर सरकार को अच्छा लगे या किसी भी ज़िले को अच्छा लगे वो उसको अपना ले, क्योंकि हर चीज़ सरकार के स्तर से वो ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, हमने देखा है पहले जो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें इसी तरह के सुझाव मांगे जाते थे, एक एक सुझाव को नोट किया जाता था, फिर उस पर अमल किया जाता था। और अभी जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि वो हर माह समीक्षा करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस समीक्षा में इसको ये भी शामिल होगा कि आपने को जो टास्क दिया था वो पहले से आपने नहीं किया, कौन सा नवाचार किया, आपको एक एक जिले की योजना बनाने की, जो मास्टर प्लान बनाने की बात हो रही है उसमें आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो इससे मुझे लगता है कि अब जो सरकार की जो अफसर भी सोच रहे हैं कि बदले हुए मुख्यमंत्री हैं, अब वो काम देखना चाहते हैं, उम्मीद की जाना चाहिए कि अफसर भी थोड़े से बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। सीएम की फटकार और नसीहतों के बाद भी नौकरशाही सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब जल संसाधन विभाग को ही देख लीजिए, विभाग के एसडीओ और 2 इंजीनियरों की लापरवाही से सरकार को लगभग 3 करोड़ का चूना लग गया और विभाग अब इन दोनों महारत लापरवाह अफसरों को बचाने में लगा हुआ है। मामला सीप कोलार लिंक परियोजना का है। इस परियोजना को 3 साल में पूरा होना था, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी अधूरी है। इतना ही नहीं, हैदराबाद की जिस कंपनी को इसका ठेका दिया गया था उसने दिल्ली की दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया। नई कंपनी ने मनमाने तरीके से काम किया और परियोजना की डिजाइन ही बदल दी। जिस एसडीओ और 2 उपयंत्री पर निरीक्षण की जिम्मेदारी थी वे एक बार भी देखने नहीं गए। खुलासा होने के बाद ईएनसी ने तीनों अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की जगह सिर्फ शोकाज नोटिस थमा दिया ताकि कार्रवाई का दिखावा भी हो जाए और लापरवाह अफसरों का कुछ बिगड़े भी नहीं। इसी खबर को हम और समझेंगे कि क्या वजह है कि हम जो पहले बात कर रहे थे मनोज जी कि तीखे तेवर दिखा रहे हैं शिवराज जी, लेकिन जो आला अफसर हैं, यदि हम ईएनसी की बात करें, वो अपने महारतों को बचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की लापरवाहियां कि आप पे जिम्मेदारी है आपको निरीक्षण करने की और एक डिजाइन ही पूरी कंपनी ने बदल दी है तो आपने देखरेख भी नहीं की उसकी। बिल्कुल, आप सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि 3 करोड़ का नुकसान तो ये है, और जो योजना 3 साल में हो जाना थी 10 साल में उसकी लागत 3 गुना हो गई। बिल्कुल। तीसरी बात ये कि इस परियोजना के जुड़ने के बाद जो बाकी दूसरी परियोजना उनका रास्ता साफ होता। हमने देखा कि शिप्रा और गंभीर को योजना थी, लेकिन बिजली के खर्च के कारण वो कभी पंप चालू होते हैं कभी नहीं होते। इसको टनल के माध्यम से पानी लाया जाना था और भोपाल में इसको अतिरिक्त भोपाल को पानी मिलता, क्योंकि कोलार में इसका पानी जब आता तो सिंचाई के लिए आपके पास अतिरिक्त पानी होता। तो जो भोपाल के आसपास के किसान हैं जो कोलार नहर से जिनको सिंचाई के लिए पानी मिलता उनके पास अतिरिक्त पानी होता, और भोपाल के लोगों के लिए पीने के लिए पानी। क्योंकि हम देखिए नर्मदा लाइन में जब कभी फॉल्ट हो जाता है या कोलार में, तो हम देखते हैं आधा शहर प्यासा रह जाता, क्योंकि आपके पास उतने संसाधन नहीं है। आपके पास अतिरिक्त पानी होने के पास ये होता है कि आपके पास कभी भी ये होता है कि आप नई लाइन डाल सकते थे या पुरानी लाइनों को उससे कनेक्ट कर देते, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति बने कि आप बड़े तालाब से सप्लाई ना कर पाएँ या आप कभी नर्मदा से सप्लाई ना कर पाएँ, तो आपके पास अतिरिक्त पानी रहता और आप सप्लाई कर देते। तीसरी एक बात है, हमने देखा कि इस डिज़ाइन के बदलने के बाद कभी भी कोई अनिष्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े एक व्यापक पैमाने पर उसकी डीपीआर बनाई जाती है, उसके बाद मंजूरी मिलती है, और 3-3 अफसरों के पास ये जिम्मा था। और आप देखिए कि 3 साल का प्रोजेक्ट 10 साल में नहीं हो पा रहा है। क्यों ना इन अफसरों से जो लागत बढ़ी है या इनकी लापरवाही की वजह से हुई है, इनसे वसूली की जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, लेकिन अभी ये हो रहा है कि आपको हम देख रहे हैं कि 2 लोगों की मौत होती है, इसके बाद उस अंकिता इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्रवाई होती है, वरना वो पूरे समय आरोप लगते हैं कि सीवेज लाइन उन्होंने खोद दी है, उसको रेस्टोरेशन नहीं किया है। हमने पूरी सड़कों पे आपको कोलार से लेके पूरे भोपाल में जहाँ जहाँ उन्होंने लाइन डाली है धूल उड़ती दिख रही है। लेकिन जब 2 मौत के बाद हरकत होती है, मुख्यमंत्री नाराज होते हैं, तब विभाग के मंत्री नाराज होते हैं। इसके बाद वो 2 लोगों की मौत में मुआवजे की बात होती है, कंपनी पे एफआईआर होती है। इस मामले में भी आपराधिक लापरवाही का मुकदमा कायम होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए और एक्शन किया जाना चाहिए। हमने दिखाया था पिछली बार भी, जैसे कि हमने देखा था नगरीय विभाग में, हमने देखा था कि किस प्रकार रिश्तेदारों को उपकृत किया गया था और मामले की लीपापोती की गई थी। जब अनादि टीवी ने खबर बनाई तब एक कमेटी बनाई गई है, कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया। उम्मीद है तो इस मामले में उम्मीद की जाना चाहिए सरकार, क्योंकि हम कह रहे हैं जब तक आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कुछ होना नहीं है। चलिए अब समय भी नहीं है, इसलिए हम पावर कॉरिडोर को आज यहीं पे समापन की दिशा में ले जाते हैं। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के नए अंतरकथा के साथ, नए फैसलों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।